देखिए, धुआं वहीं उड़ता है जहाँ पर कुछ जल रहा होता है। आज आरजेडी भी वही कर रहा है जो वो चाह रहे हैं। दो मंत्रियों का इस्तीफा देने के बाद भी लगता है 2-4 और मंत्रियों पर विग्रहण लगा हुआ है। आज लोजपा को बाहर किया तो लोजपा उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आप कहते थे कि उसे कोई औकात नहीं है, जब औकात नहीं है तो आप उसका हार के लिए क्यों जिम्मेवार बना रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान से एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना महामाया बाबू से किया है। उन्होंने कहा है कि महामाया बाबू भी पाला बदलते रहे हैं, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदलते रहे हैं। अगर वो इस बार पाला बदलते हैं तो हम उनके साथ हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले एनडीए से अलग हो गए हों, लेकिन एक ऑप्शन अभी भी उन्होंने छोड़ रखा है, यानी कि समय आने पर नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। जब यह सवाल सारण जिले के एमएलसी सचिदानंद राय से किया गया है तो क्या उनका कहना है, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। देखिए, धुआं वहीं उड़ता है जहाँ पर कुछ जल रहा होता है। भले ही वो लपटे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम कहीं कुछ सुलग रहा होता है तभी धुआं देखने को मिलता है। तो प्रशांत किशोर जी का इशारा तो आपने देख ही लिया, सही बात है। आज हरिवंश जी जो हैं अभी भी राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, उपसभापति हैं और जनता दल यूनाइटेड के वो सांसद हैं। अगर ये सही में भाजपा से बिल्कुल अलग हो चुके होते तो कम से कम वो पद से तो इस्तीफा दे ही दिए चुके होते, और नहीं तो नीतीश जी उनको पार्टी से निकाल दिए होते, जैसा उन्होंने उनके साथ किया, आरसीपी सिंह के साथ किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नाव को जो सजा कर रखा हुआ है उस पार फिर जाने के लिए ऐसा प्रतीत होता है, प्रशांत जी ने जिस तरह से कहा। अब दूसरी बात जो है उसका अनुमोदन कर दिया जीतन राम मांझी जी ने। वो तो उनके अच्छे मित्र हैं, रोज़ बैठते हैं उन लोग साथ में, ज़रूर कुछ ना कहीं भनक है, तभी वो कह रहे हैं कि माया बाबू की तरह वो भी वापस जा सकते हैं। और नीतीश जी ने तो दिखा दिया है, तो कोई पहले मर्तबा होगा नहीं। ये तो मैंने जिसके साथ आज सरकार बना कर रखे उन्होंने उनको नाम दिया था पलटू चाचा जी। तो पलटू चाचा अगर हैं, और नाम तो अभी बदला नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि नहीं पलटू चाचा नहीं है, क्योंकि इस बार तो पलट के ही गए हैं वहाँ पर। तो पलटू चाचा तो फिर साबित किए हैं कि नहीं मैं पलटू चाचा ही हूँ। तो जिसकी आदत ही है पलटने की, अब कहते हैं कि बंदर बूढ़ा हो जाता गुलाटी मारना थोड़ी भूल जाता है। तो उसी तरह से ठीक है, उम्र होती जा रही है उनकी, गुलाटी मारना भूले नहीं है, अभी भी पलटी मार सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस गठबंधन में अभी नीतीश कुमार गए हैं वही गठबंधन के लोग, खासतौर से राजद की अगर बात करें तो पलटू राम, पलटू चाचा, कई चीज़ों को लेकर के उन्होंने संबोधित किया। अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी जो सवाल कर रहे हैं कि पलटी मार सकते हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो आखिरकार नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम न्याय के पुरोधा हैं, विकास पुरुष हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़, कल मैं एक मंच पर था, शाहनवाज हुसैन साहब भी उसी मंच पर थे। उन्होंने बड़ा सुंदर शेर, तो मुझे याद नहीं है लेकिन 2 शब्द उसके याद हैं। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे हैं, नीतीश जी का मिजाज कुछ ऐसा है कि उनको बावफा दोस्त पसंद नहीं आते हैं, उनको बेवफा दोस्त ही पसंद आते हैं। तो आज बेवफाओं के साथ बड़े मज़े से हैं, और मैं नहीं समझता कि बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वो वहाँ सहज हैं ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आपने देखा 2 विकेट तो गिर ही चुका, 2 मंत्रियों को इस्तीफा तो करवा ही चुके, और उसके बदले में तो कोई आया नहीं। तो निश्चित रूप से अब मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर आरजेडी क्यों इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। एक तो खासियत इस आदमी के अंदर है, बालिग की तरह आधा शक्ति हर लेता है। नीतीश कुमार जी की तो है कि बीजेपी के साथ जब थे तो बीजेपी की आधी शक्ति हर लेते थे, जो चाहते थे वही बीजेपी करता था। आज आरजेडी भी वही कर रहा है जो वो चाह रहे हैं। 2 मंत्रियों का इस्तीफा देने के बाद भी लगता है 2-4 और मंत्रियों पर विग्रहण लगा हुआ है, और सुनने को मिलता ही है। जिसे सुधाकर जी ने कहा कि वहाँ पर जो एक मंत्रियों की हैसियत चपरासी से अधिक नहीं होती है जी। ये तो मैं भी पहले कहा था। मुझे एक समय एक ऐसी बात की बात में कहीं किसी ने मंत्री पद ऑफर किया था जी। तो मैंने कहा था भैया मुझे चपरासी नहीं बनना नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जाकर, कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उनकी हैसियत चपरासी से अधिक नहीं होती है। तो उस चपरासी की हैसियत में रहकर आरजेडी क्यों अभी तक उनके सामने एकदम से शक्तिहीन होकर बैठी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी के पास में कौन ऐसी मजबूरी है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। एक चीज़ जरूर है, सत्ता का सुख भोगने के लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइज होते हैं और करते हैं लोग, ऐसा देखने को मिला। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी वो तेवर तेजस्वी का दिखता था, अब वो तेवर जो है एकदम समाप्त हो चुका है। देख ही लिया आपने, फन कुचल के रख दिया ना, 2 मंत्रियों का इस्तीफा दिलाने के बाद। और जिस तरह से वो आपने देखा परसों
2005 के आगे की सरकार के बारे में क्या बखान कर रहे थे, बैठे हुए तो उप मुख्यमंत्री जी वहीं पर उनके सामने ही बता रहे थे, कह रहे थे ना कि देखा रात को लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लड़कियां बाहर निकलती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, क्या हाल था, याद दिला रहे थे, एकदम चलचित्र चला रहे थे, फ्लैशबैक दिखा रहे थे कि देखिए 2005 के पहले क्या होता था। और वहीं बैठ के तेजस्वी जी जो है समूह साथ में रह करके खंजर भोंक रहे हैं। तो आदत है। राजद वो कैसे झेल रही हो, मलाल उनको मतलब किस चीज का है कि अब राजद क्यों झेल रही है, इसका जवाब तो राजद से पूछ लीजिएगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो कहा वो मुझे भी होता हुआ दिख रहा है, अभी उससे हाँ प्रतीत हो रहा है। अब आप ये कहिएगा कि भाजपा क्या स्वीकार करेगी, तो मैं बता दूं भाजपा को भी यही बीमारी है, सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार बड़ी बातें करती बिहार में जितने यहाँ पर नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है, नेतृत्व जिनके हाथ में है, मैं सबकी बात नहीं कहता, कुछ मेरे अच्छे दोस्त कुछ में हैं जिनके हाथ में नेतृत्व है, उनको किसी तरह से सत्ता चाहिए। 2017 में यही हुआ था ना। 2017 में आप क्यों गए साथ में, किन शर्तों पे गए? बिल्कुल, जिसने 2013 में आपको बर्खास्त किया था, 2017 में क्या शर्त लगा के गए आप? बिना शर्त चले गए, जैसे चाहे नीतीश जी से उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। 17 सीट मांगा, 17 सीट दे दी आप लोकसभा में। विधानसभा में कहा हमको अधिक सीट चाहिए तो अधिक सीट आपने दिया। हार गए तो दोष आप पर मर दिए। वो भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा को बाहर किया था कि वो लोजपा को बाहर किए थे। जब लोजपा को बाहर किया तो लोजपा उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आप कहते थे कि उसे कोई औकातें नहीं है, जब औकात नहीं है तो आप उसका हार के लिए क्यों जिम्मेवार बना रहे हैं? ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात जो है। चक्कर ये है कि नीतीश जी अपना पूरा का पूरा जो है वो एक होता है ना, एक हनक जो होती है, एक जो परिचय जो होता है खो चुके हैं। जनता के बीच जाकर देखिएगा, एक वोटर उनके साथ नहीं है। तो बीजेपी स्वागत का थाल लेकर के क्या स्वागत करने वाली? पावर चाहिए, तुरंत जो है शुरू हो जाएगी, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा। बस सत्ता के लिए तो मैं समझ रहा हूँ कि बिहार के जितने नेता हैं, वो चाहे जदयू के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे राजद कांग्रेस में क्या चल रहा था इस सरकार बनने के पहले? सब गठबंधन टूट गया था ना। कहाँ था राजद और कांग्रेस में कोई समझौता? चुनाव लड़े अलग अलग लोग, वो जहाँ में लड़े ना, और अचानक सरकार जब बनने की हुई तो फिर से गठबंधन हो गया। तो सरकार में जाने के लिए, सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए बिहार के जो राजनीतिक दल जो हैं वो किसी हद तक गिर सकते हैं। कोई इनके पास में सिद्धांत नहीं है और किसी भी चीज़ से समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बस सत्ता चाहिए। हम आप लोगों को बाहर लगे समझौता कर रहे हैं, कोई समझौता नहीं। सत्ता के लिए सारे पाप करने को तैयार बैठे हुए हैं। जाते जाते एक सवाल, क्या लगता है आगे आने वाले भविष्य में जदयू का विलय आरजेडी में होना तय है? विलय करने की जरूरत क्या पड़ेगी? एक हो गए हैं, है कहाँ, जदयू है ही नहीं। मैं तो कहूँगा कि अगला चुनाव जो होगा तेजस्वी को तोड़ देना चाहिए गठबंधन इनसे। जाके लड़े ना, एक सीट निकाल सकते हैं अपने दम से, खुद चुनाव लड़के जीत सकते हैं क्या? जदयू का वोट कहाँ है? वो तो कभी इसके साथ कभी उसके साथ रह के जीत जाते हैं। और भाई एक तो है, अगले की किस्मत तो है, कुंडली चेक करना पड़ेगा। जिसके साथ जाते हैं वही सर पे बिठा लेता है, असर पे जो बैठेगा उसका तो कद ऊंचा हो ही जाएगा। यही है उनका। दीपावली है, क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, बिहारी तो होते बड़े मजबूत हैं, इसलिए ये समय भी बीत जाएगा। 40-50 साल आपने बिता दिया, और 2-3 साल इंतजार कीजिए। 2025 में अगर बिहारी चाहेंगे तो एक ऐसी सरकार आएगी जो बिहारियों की बात करेगी और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगी। हम लोग उसी प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ सही लोग जो हैं वो सही सोच के साथ लग गए हैं, और हम सामूहिक प्रयास के साथ इस बिहार को बदलेंगे। 2025 का इंतजार कीजिए, और अभी दिवाली पूरे मन से मनाइए। भूल जाइए कि कोई सरकार आपके लिए कुछ करने वाली है। आप स्वयं, एक बिहारी 100 पे भारी। आप स्वयं इतने ताकतवर हैं कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे काम हैं जो आप स्वयं नहीं कर सकते। तो इस सरकार से अपेक्षा मत रखिए। इस सरकार कोई सनातन तो है नहीं कि हमेशा रहेगा। 2025 में आपको एक अवसर मिलेगा सरकार बदलने का, उस समय सही लोगों को चुनिएगा। बस यही आज का मेरा मैसेज है आपको।